Hello everyone, welcome to my channel Chem Studio. So today we'll study how atomic and ionic radius were calculated, measured and what is the periodicity of atomic and ionic radii in the periodic table. तो हम बात कर रहे हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की। पहले हम पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारे मॉडल्स पढ़ लिए, बोर मॉडल, जे जे थॉमसन मॉडल, क्वांटम मॉडल, ठीक है। इन सारे मॉडल में हम लोग ये सोच रहे हैं कि एटम जो है थोड़ा स्फेरिकल होगा ऐसा, इसमें एक न्यूक्लियस होगा और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि सपोज ये एटम है और ये लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, तो इसके सेंटर से इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको अपन बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अगर आपको एटॉमिक रेडियस पता है तो आप एटम का साइज बता सकते हो, साइज कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास दिक्कत ये कि एटॉमिक रेडियस हम लोग मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। आप बोलोगे सिंपली तो है, यहाँ से एक डिस्टेंस खींच दो आ जाएगा एटॉमिक रेडियस, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है, एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। जो एटम है आप ऐसा स्केल लेके वहां नहीं खींच सकते क्योंकि एटम जो है वो आपको विजिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आप उसका रेडियस मेजर कैसे करोगे। तो फर्स्ट जो डिफिकल्टी है वो ये है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। इसको अपन मेजर करते हैं नैनोमीटर्स, 10⁻⁹ मीटर में अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो सोचो कितना छोटा होगा, मतलब इसको अपन ऐसा मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम ये हुई कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिफाइंड। आपको नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पे है, ठीक है। हम जब भी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, बट देर इज नो फिक्स्ड और डिफाइंड बाउंड्रीज ऑफ द एटम। इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से चाहे कितनी भी दूर जाओ जीरो नहीं होगी। मतलब मैं यहाँ पर एक सर्टेन बाउंड्री नहीं बना सकती, तो मुझे ये नहीं पता कि रेडियस कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये भी इसकी एक डिफिकल्टी है, ठीक है। नो फिक्स्ड बाउंड्रीज। थर्ड डिफिकल्टी ये है कि एटम्स जब ऐसे आइसोलेटेड होंगे और एटम जब क्रिस्टल के अंदर होंगे, ठीक है, तो इनका रेडियस अलग अलग होता है। मतलब ये जो एटॉमिक रेडियस है उसके सराउंडिंग जो नेबर एटम है ना उससे भी इन्फ्लुएंस होता है। मतलब अगर एटम का इन्वायरमेंट चेंज होता है तो ये जो क्लाउड्स है इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे है उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सराउंडिंग एटम से, है ना। तो एक एटम को ऐसा सॉलिड से निकाल के ऐसा आइसोलेट करना भी क्या है, डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है इसका एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने के लिए। इसमें से देखो हम लोग कुछ डिफिकल्टी तो दूर कर सकते हैं। हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता, आप एग्जैक्ट जो है उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, देखो कि अगर हम लोग क्रिस्टल ले पूरा का पूरा जहां पे एटम्स ऐसे क्या है अरेंज्ड है, तो हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री चेंज हो रही हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस चेंज हो रहा हो, ठीक है। लेकिन अगर ये क्रिस्टल में सारे एटम्स ऐसे बाउंडेड है तो इनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो सब ऑलरेडी क्या है एक बॉन्डेड स्टेट में है। बॉन्डेड स्टेट का मतलब क्या होता है, देखो बॉन्डेड का मतलब ये होता है कि ये एक एटम है और ये एक एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बॉन्डेड हम लोग तब बोलेंगे जब ये यहाँ पर क्या होंगे और क्लोजर नहीं आ सकते, ठीक है। बॉन्डेड का मतलब ये देखो इसके लास्ट जो सेल है वो मर्ज हो रहे हैं, इससे क्लोजर ये एटम और नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनके न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो एटम ऐसा अप्रोच करते हैं, पास आते हैं, पास आते हैं, एक जगह पे जाके अटक जाते हैं, क्यों, और पास नहीं आ सकते। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं बॉन्डेड स्टेट, जहां पे वो और पास नहीं आ पाएंगे। तो ये जो है इनका जो है वो इसका मैक्सिमम अप्रोच है, ठीक है। इससे ज्यादा और ये पास नहीं आ पाएंगे। तो इनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है
ठीक है, इनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भले फिक्स नहीं है लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा। इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, अब रेडियस निकालना है तो क्या कर लो, इसका हाफ कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक रेडियस ऑफ सिंगल एटम। लेकिन अब जब भी आप एटम का रेडियस कैलकुलेट करते हो तो आप ये करोगे कि ये सारे एटम्स क्या हो, एक ही एलिमेंट के हो, तभी तो आप क्या कर सकते हो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ले सकते हो। ठीक है, तो अगर सारे एटम्स सिमिलर है, एक ही टाइप के एटम है, तो आप इसका एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ले सकते हो। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम दूर हो गई, फिर विजिबल वो जो बाउंड्रीज थी फिक्स्ड बाउंड्रीज वाली, वो प्रॉब्लम तो दूर हो गई। एक प्रॉब्लम अभी भी है कि ये बहुत स्मॉल है। ठीक है, इसका हम रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका रेडियस निकालूं, इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत स्मॉल होता है, तो वहां पे आपके पास दो मेथड है। ठीक है, रेडियस कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है, एक होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन और दूसरा मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस अपन देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लो। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि अगर एक रे आ रही है, एक इंसिडेंट रे है, बीच में ऑब्स्टिकल है, तो ये रे क्या हो जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है, तो ये होगा डिफ्रैक्शन। ठीक है, इंटरफेरेंस कब होता है, जब दो रे क्या होती है, मिक्स होती है। ये एक रे है, ये सिमिलर रे लेते हैं अपन ऐसा, अगर ये दोनों मिक्स होती है तो एक लार्जर वेव बनेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस टाइप का जो इंटरफेरेंस होगा उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ये ऐसा होता, फर्स्ट वाली वेव ऐसी होती, यहाँ कर लो, फर्स्ट वेव ऐसी है और सेकेंड वेव इसकी जस्ट अपोजिट है, मतलब जब इसका मैक्सिमम अपवर्ड इसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसका डाउनवर्ड होता है, तो जब दोनों को मिक्स करोगे तो ये कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इसमें इसका एटॉमिक रेडियस से क्या लेना देना है। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज कैसे करते हैं, देखो, हम लोग एक्स रेज इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एक्स रेज का आपको पता है इसकी एनर्जी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होता है। ठीक है, तो इसका जो एक वेव का लेंथ है, ये जो लैम्डा है इसका वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ अगर आप क्रिस्टोग्राफिक ऐसा कोई क्रिस्टल ले लो, ठीक है, इनका जो क्लोजेस्ट इसका जो अप्रोच होता है, क्लोजेस्ट अप्रोच को अपन डी लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो ये जो डी का डिस्टेंस है और ये जो लैम्डा है, ये दोनों एक ही रेंज की है, इसका वेवलेंथ स्मॉल है। ठीक है, कितना स्मॉलर है, इन दोनों के अप्रोच कितना स्मॉलर है, तो इसलिए अपन एक्सरे यूज करते हैं। ठीक है, और उसके लिए करना क्या है कि एक्सरे हम लोग इसमें से पास कराते हैं, ये एक्सरे एटम से एब्जॉर्ब होती है और उसके बाद वैसे ही एमिट हो जाती है दूसरे डायरेक्शन में, ऐसा ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। ठीक है, तो अब ऐसे बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं अगर वो अलग अलग एंगल में क्या हो, वापस से एमिट हो। ठीक है, तो हम लोग उसको ऐसा एंगल सेट करते हैं कि इन दोनों का जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है और जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है वो एकदम एक साथ है, रिदम, जैसे एक ऊपर जा रहा है तो नीचे वाली वेव बिल्कुल उसकी एकदम फोटोकॉपी होनी चाहिए, मतलब इन दोनों वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इस आइडिया को हम लोग यूज करके इसका वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ लेते हैं, जिस वेवलेंथ पे ऐसा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, ठीक है, उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डी निकालते हो। उसके लिए इक्वेशन आता है ब्रेग्स इक्वेशन, वो थोड़ा हायर ऑर्डर का है। ठीक है, तो ये वाला आइडिया लेते हैं थोड़ा सा,
ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, मैं बस ये बता रही हूँ कि इस तरीके का आइडिया यूज हुआ है उसका रेडियस मेजर करने के लिए। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही, पूरा डिस्क्रिप्शन बड़ा है इसका। बस इतना देख लो कि एक्सरे डिफ्रेक्शन हम लोग यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्सरे की जो वेवलेंथ है ये इसके जो सबसे क्लोजेस्ट जो इसका अप्रोच होता है ना, इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो होता है एटम्स के बीच का उसी रेंज में होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्सरे डिफ्रेक्शन का यूज करते हैं, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, इसमें अपन क्या करते हैं, एटम्स को आयोनाइज करते हैं, मतलब एटम्स में बहुत सारी रेडिएशन पास कराते हैं, वो जो एटम्स है वो आयोनाइज होते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसका जो ट्रांसमिटेड वेव बनता है उस वेव की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अपन ये इमेजिन करते हैं कि कौन कौन सा एटम मतलब कितने दूर दूर हो सकता है। ठीक है, तो ये दो मेथड है एटम का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इसके ज्यादा डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं जा रही हूँ। इलेवेंथ स्टैंडर्ड में हमें सिर्फ ये देखना है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो है क्या और उसका वेरिएशन कैसा होगा अगर आप प्रेडिक्ट टेबल में लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम आते हो। ठीक है, चाहे कोई सा भी एटॉमिक रेडियस हो, मेजर करने का यही दो मेथड है। ठीक है, अब देखते हैं एटॉमिक रेडियस जो है, अभी अपन बताए थे क्या था, डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू, मतलब सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस को आप डिफरेंट नेम दे सकते हो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स। ठीक है, जैसे अगर मेटेलिक एटम्स है तो उसको अपन बोलेंगे मेटेलिक रेडियस, अगर कोवलेंट बॉन्ड है एटम्स के बीच में तो उसको अपन बोलेंगे कोवलेंट रेडियस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन एटॉमिक रेडियस को दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, मेटेलिक रेडियस एंड कोवलेंट रेडियस। ठीक है, जैसे अगर आप कोवलेंट रेडियस ले रहे हो, एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन एटम्स ले लो। ठीक है, अपन ले रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमें पता चल रहा है तो इसका हाफ करके अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे आप एटॉमिक रेडियस की जगह क्या यूज कर सकते हो, कोवलेंट रेडियस यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कोवलेंट रेडियस कैसे मिलेगा, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के लिए ये डिस्टेंस होता है 74 पिकोमीटर, है ना, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 37 पिकोमीटर। अगर आप क्लोरीन का ले रहे हो, है ना, क्लोरीन का साइज हाइड्रोजन से बड़ा होगा, क्लोरीन के लिए ये डिस्टेंस होता है 198 pm, इसका रेडियस आ जाएगा 99 pm, इसका हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ईजियर हो गया। लेकिन जब भी हम लोग ऐसा एटॉमिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो हम जो मॉलिक्यूल ले रहे हैं वो सिमिलर एटम्स का होना चाहिए। अगर आप डिफरेंट एटम्स के मॉलिक्यूल लेते हो, जैसे अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड ले लिए, NO ले लिए, तो फिर डिस्टेंस का हाफ करोगे तो अलग अलग आंसर आएगा, क्योंकि देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेडियस अलग अलग है, लेकिन डिस्टेंस का हाफ करोगे तो दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, जब भी आप एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करते हो तो मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, एक ही एलिमेंट के होने चाहिए। ठीक है, मेटालिक रेडियस भी सेम है, बस डिफरेंस ये है कि वहां पे मेटालिक बॉन्ड होगा। इसके लिए जैसे उसमें हम लोग क्या किए थे, मॉलिक्यूल लिए थे, यहाँ पे हम लोग क्रिस्टल ले रहे हैं पूरा, इसमें एटम्स ऐसे अरेंज्ड होंगे, कोई भी टू यहाँ पर क्या होगी कि पूरा क्रिस्टल सेम है। ठीक है, तो आप किसी भी दो एटम के लिए ऐसा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ अगर निकालोगे तो वो उसका मेटालिक रेडियस होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कॉपर के लिए कर रहे हैं तो कॉपर के लिए ये वैल्यू होती है 256 pm, तो कॉपर का रेडियस कितना आ जाएगा, इसका हाफ कर लो 128 पिकोमीटर। ठीक है, अगर ये सब कॉपर के एटम्स है तो कॉपर का रेडियस आ जाएगा 128 पिकोमीटर। तो ऐसे हम लोग एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस अपन कैलकुलेट कर लिए, नेक्स्ट इसका देखते हैं वेरिएशन, है ना, अलोंग द ग्रुप अलोंग द पीरियड। अच्छा, इसमें हम लोग एटॉमिक रेडियस जब अपन ले रहे हैं तो हम वॉन डेर वाल को, मतलब जो नोबल गैसेस की रेडियस है उसको हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं। नोबल गैसेस को एक्सक्लूड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है नोबल गैसेस बॉन्डेड स्टेट में होती ही नहीं है,
ना तो वहाँ मेटालिक बनेगा बॉन्ड बनेगा, ना वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसके एटम ऐसे आइसोलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रेडियस निकालूं तो मुझे एग्जैक्ट रेडियस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग रेडियस का वेरिएशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग नोबल गैसेस को एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉन्ड स्टेट में नहीं होते हैं, उनका एटॉमिक रेडियस ऐसे नहीं निकलता है, ठीक है। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, वेरिएशन देखने से पहले ये देखो कि एटॉमिक रेडियस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस is inversely proportional to force of attraction between nucleus and last cell electron, ठीक है। कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या होता है, स्ट्रॉन्गर फोर्स से न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो पास होगा, साइज छोटा होगा, और अगर वहां पे फोर्सेस वीक है तो उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये क्या है, अट्रैक्शन फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है तो ये छोटा होगा, स्मॉलर होगा, और अगर ये वीकली अट्रैक्ट हो रहा है ना, तो उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब ये स्ट्रांगली और वीकली जो अट्रैक्शन है, मतलब इसका जो अट्रैक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एक नंबर ऑफ सेल्स पे, ठीक है। एक तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड। नंबर ऑफ सेल्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है देखो, जैसे ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट वाला जो एटम है ए, इसमें यहाँ पर 2 सेल्स है। अगर मैं एक और एटम ले रही हूँ, इसमें एक सेल और ऐड कर दूं, ठीक है, तो बी का साइज देख रहे हो आप, ए से ज्यादा होगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है, ए में 2 ही सेल है, बी में 3 सेल है। तो आप जितने सेल्स ऐड करते जाओगे एटम में, उसका साइज उतना इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो एक तो अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ सेल्स ऐड करते हो, है ना, तो उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड, ये डिपेंड कर रहा है देखो शिल्डिंग इफेक्ट पे। शिल्डिंग का मतलब क्या होता है, ये जो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं किससे प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन पावर से, ठीक है। ये जो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर सेल को रिपेल करते हैं, है ना। न्यूक्लियस उसको अपने साइड खींच रहा है, ये बीच में आ जाते हैं और उसको क्या करते हैं, रेपेल करके बाहर ढकेल रहे हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये क्या करते हैं, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दे डिक्रीजेस अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस टू द लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन का जो के लिए जो अट्रैक्शन होगा उसको डिक्रीज कर देता है ना। तो शिल्डिंग इफेक्ट जितने ज्यादा होंगे, ये इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा सेफ होगा। सेफ होगा मतलब न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से उतना दूर होगा, ठीक है। तो शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होगी। और शिल्डिंग इफेक्ट कैसे इंक्रीज होगी, जितने ज्यादा इनर सेल्स होंगे, शिल्डिंग जितनी क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो ये दोनों एक एक जैसा ही है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हो, शिल्डिंग पावर इंक्रीज हो रहा है, साइज भी इंक्रीज होगा। थर्ड फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये थर्ड डिपेंड कर रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। न्यूक्लियर में मतलब न्यूक्लियस में जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितनी ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, उसका अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग होगा। अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्लोजर आएगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इंक्रीज करने के लिए 2 फैक्टर है और डिक्रीज करने का 1 फैक्टर है। तो अगर आप ये तीनों चीज अपने माइंड में रखते हो, उसके बाद अपन वेरिएशन जो पढ़ेंगे वो तुमको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं ना, मतलब साइज जो है वो तीनों पे एक साथ डिपेंड कर रहा है, तो आपको ये तीनों कंपेयर करना पड़ेगा। कभी कभी ये दोनों फैक्टर डोमिनेंट हो जाते हैं, कभी ये फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे वेरिएशन अगर अपन लेते हैं along a period, वेरिएशन along a period, आप पीरियड में वेरिएशन देख लो, ठीक है। जैसे अपन सेकंड पीरियड लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम,
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, नियॉन नहीं लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि नोबल गैसेस की साइज ऐसे कंपेयर नहीं की जाती है ना, तो अपन जाएंगे फ्लोरीन तक। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, मीन्स 3 प्रोटॉन, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो उसमें 3 प्रोटॉन होंगे प्लस 3 चार्ज होगा। अब अगर हम लोग एक ही पीरियड में जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो है वो क्या होगा, 2 होगा सब में। सारे एलिमेंट सेकेंड पीरियड के हैं तो नंबर ऑफ सेल सब में सेम है, मतलब नंबर ऑफ सेल आप कंपेयर नहीं करोगे। ठीक है, सेकेंड फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, इन सारे केसेस में लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, शील्ड हो रहा है, और सब में इनर सेल सेम है। अगर सब में 2 सेल है मतलब सब में 1 इनर सेल होगा, तो शील्डिंग इफेक्ट पे भी कंपैरिजन नहीं करेंगे। इसका हालांकि थोड़ा बहुत असर होगा, नंबर ऑफ सेल का तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे आते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। ठीक है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज छोटा हो जाएगा, साइज इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ जाते हो तो ये जो सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, 2 सेल्स है यहाँ पे, इसके बाद वाले में भी 2 सेल है, ऐसा चलेगा। तो यहाँ पर देखो सब में 2 सेल्स ही है ना, लेकिन वो जो 2 सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन अट्रैक्शन फोर्सेस। ठीक है, तो इसलिए इनका साइज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा। और अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, अगर अपन इधर ले रहे हैं एटॉमिक नंबर और इधर ले रहे हैं रेडियस, तो लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर ऐसा ये डिक्रीज होते जाता है, तो यहाँ पे आप सिंपल चलते जा रहे हो। तो आप यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस देखोगे, यहाँ लास्ट में जहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, इधर से इधर साइज डिक्रीज होते जा रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हुआ है ऑक्सीजन के केस में, बाकी केस में नॉर्मल था। तो ऑक्सीजन के केस में एक्सेप्शनल केस है, वहां पे शील्डिंग पावर जो है वो ज्यादा क्या हो जाती है, डोमिनेंट हो जाती है किसके ऊपर, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। इसलिए सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्सेप्शनल केस है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज फ्लोरीन से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ऑक्सीजन का साइज क्या है, फ्लोरीन से ज्यादा है। ठीक है, फ्लोरीन से तो ज्यादा होता ही है, नाइट्रोजन से थोड़ा ज्यादा है, मतलब फ्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों से ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, सारे पीरियड में ऐसे ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप। ग्रुप का वेरिएशन बहुत सिंपल है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में नंबर ऑफ सेल्स चेंज होते हैं। जैसे आप फर्स्ट ग्रुप ही ले लो, लिथियम, बेरिलियम, सॉरी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, तो ये सेकेंड पीरियड में है, मीन्स नंबर ऑफ सेल्स 2 होगा। ये थर्ड में है तो 1 सेल और ऐड कर दो। ये फोर्थ में है 3, 4, ये 5 में है 2, 3, 4, 5, इसमें 6 होगा, और फ्रेंसियम में 7 होगा। तो यहाँ तो एकदम क्लियर है कि साइज इंक्रीज ही होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ सेल्स दोनों एक साथ एक जैसे काम कर रहे हैं, तो उनका जो पावर होगा वो ज्यादा डोमिनेंट होंगे न्यूक्लियर चार्ज पे। ठीक है, इसलिए साइज ओवरऑल इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा है, साइज, नंबर ऑफ सेल्स, शील्डिंग पे और न्यूक्लियर चार्ज तीनों पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे सारे ही इंक्रीज हो रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर इंक्रीज होने के लिए, साइज इंक्रीज होने के लिए 2 फैक्टर है और डिक्रीज होने के लिए 1 फैक्टर है, तो ये ज्यादा डोमिनेंट होगा। ठीक है, हम लोग न्यूक्लियर चार्ज को यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, तो ओवरऑल साइज इंक्रीज होता है ना। तो अब हमारे पास आ गया वेरिएशन क्या होगा, अगर अपन इसको ग्राफ में देखें तो एटॉमिक नंबर, रेडियस, ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा। ये जगह आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसा चलेगा। सेम हो गए क्या दोनों, ऐसा चलेगा। ठीक है, साइज इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम लोग पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में एक साथ देखते हैं तो आप देखोगे इधर से इधर जाते हैं साइज डिक्रीज होता है, इधर से इधर आते हैं साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, याद हुआ। लेफ्ट से राइट अगर जाते हैं तो स्मॉलर 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 स्मॉलर, टॉप टू बॉटम आते हैं बिगर 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 बिगर, बड़ा चलते जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज along a period and along a group. Now, अब एक रेडियस छूट गया, किसका, नोबल गैसेस का। तो वहां पे हम लोग एक डिफरेंट रेडियस की बात करते हैं, दैट इज वॉन डेर वाल रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस होता है मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में। ठीक है, वॉन डेर वाल फोर्स क्या होता है देख लो, तो वॉन डेर वाल रेडियस समझ में आएगा। वॉन डेर वाल फोर्स का मतलब होता है इंटरेक्शन या अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आइसोलेटेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं वॉन डेर वाल। जैसे अगर मैं लूं, एक बलून ले लूं, इसमें हीलियम गैस है, अगर ये सारे एटम्स एक साथ है मतलब उसमें अट्रैक्शन तो होगा, भले बहुत वीक होगा क्योंकि वो गैसेस स्टेट में है ना, वीक है इसीलिए गैसेस स्टेट में है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्सेस होंगी बहुत वीक, ऑलमोस्ट जीरो, है ना, लेकिन है। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा इसको हम बोलते हैं वॉन डेर वाल। वॉन डेर वाल क्यों, देखो यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आयनिक और कोवलेंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो उन दोनों के चांसेस नहीं है, तो हम इसको एक न्यू नेम दे दिए वॉन डेर वाल, है ना। वॉन डेर वाल फोर्सेस का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये अट्रैक्शन चार्जेस को लेके है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए अट्रैक्शन बहुत वीक है। अगर मैं वाटर लूं, वाटर अगर आप लेते हो, ठीक है, वाटर किसी भी कंटेनर में रखा हुआ है तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। तो यहाँ पे अगर वाटर के अंदर देखते हो, मॉलिक्यूल के अंदर देखते हो, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं इसलिए दोनों बॉन्डेड है। ठीक है, लेकिन ये वाला वाटर मॉलिक्यूल और ये वाला वाटर मॉलिक्यूल ये एक साथ है, और अट्रैक्शन जाहिर सी बात है थोड़ा ज्यादा तो होगा, क्योंकि अगर अट्रैक्शन नहीं होता इनके बीच में तो ये लिक्विड की जगह गैसियस स्टेट में होते हैं। लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन इस वाले से थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए वो अपनी बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते और वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके अट्रैक्शन में देखो ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, सिर्फ ये एक दूसरे को वीकली अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा उसको अपन बोलेंगे वॉन डेर वाल बोलेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होती, ठीक है, तो इनसाइड द मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, उन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन ये वाला जो मॉलिक्यूल है और ये वाला जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको अपन बोलेंगे वॉन डेर वाल। ठीक है, तो वॉन डेर वाल आपको समझ में आ गया होगा। वीक अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल इज नोन एज वॉन डेर वाल। अब वॉन डेर वाल रेडियस उसका हाफ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉन डेर वाल रेडियस मिल जाएगा। जैसे अगर मैं करूं, ठीक है,
ये एक Cl2 का मॉलिक्यूल है और ये एक Cl2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये दोनों Cl एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं बॉन्ड स्थित में। इसके वैलेंस शेल का यहाँ पे हल्का सा क्लाउड होगा, इसका भी ऐसा क्लाउड होगा। अच्छा थोड़ा दूर बन गया क्या, ऐसा कुछ है। तो इन दोनों के बीच में वॉन डेर वाल्स फोर्स है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से हाफ कर दूं, यहाँ से अगर मैं हाफ कर दूं तो ये जो डिस्टेंस आएगा इसको अपन बोलते हैं वॉन डेर वाल्स रेडियस, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपको पता है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसका डिस्टेंस होता है कितना, 198 pm। इसका हाफ अपन निकाले थे 99 pm। ये एक सिंगल क्लोरीन एटम का रेडियस है। लेकिन अगर मैं इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का, जैसे ये 2 मॉलिक्यूल है ना, यहाँ का डिस्टेंस निकालूं तो ये डिस्टेंस आता है 360 pm, ठीक है। और मैं इतना पास पास बनाई, हो सकता है वो दूर दूर हो क्योंकि ये गैसेस स्टेट में होता है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस आएगा 360 pm। तो इसका रेडियस आएगा, वॉन डेर वाल्स रेडियस आ जाएगा इसका 185 पिकोमीटर, ठीक है। इसका वॉन डेर वाल्स रेडियस कितना आ गया, 185 पिकोमीटर। तो जब आप वॉन डेर वाल्स रेडियस निकाल रहे हो तो आप देख रहे हो ये वाला जो पोर्शन है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब जैसे अगर अपन किसका निकाले, किसी नोबल गैस का निकाले, नियॉन का ले लो या हीलियम का ही ले लो, ये इसका होगा वॉन डेर वाल्स फोर्स, वॉन डेर वाल्स बॉन्ड बोल सकते हो। इसका हाफ अगर निकालेंगे तो इसका रेडियस निकलेगा, ठीक है। तो इसका हाफ जब आप निकाल रहे हो तो आप देखो इतना जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा है ना। तो नोबल गैसेस के केस में एटॉमिक रेडियस की वैल्यू उनकी एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट भी हो गया, कंपैरिजन भी हो गया, इधर से इधर जाएंगे तो छोटा होगा, इधर से इधर आएंगे तो बड़ा होगा, ठीक है। सब कुछ हो गया। अब हमारे पास एक नेक्स्ट डिफिकल्टी आती है आयनिक रेडियस, ठीक है। आयनिक रेडियस हम लोग ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एटम्स जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं तो उनका रेडियस चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रहे हैं या फिर अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर रहे हैं तो उनका रेडियस चेंज हो जाता है। तो जब वो आयन बनेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं NaCl, अगर मैं लिखती हूँ Na+Cl-, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ लेती हूँ तब तो मुझे एक्चुअल आयनिक रेडियस नहीं मिलेगा। अगर आप हाफ डिस्टेंस लेते हो तो ये तो दोनों का रेडियस इक्वल लग रहा है ना। हाफ मतलब सोडियम का भी उतना ही आएगा, क्लोरीन का भी उतना ही आएगा, लेकिन ये दोनों इक्वल रेडियस के हैं नहीं ना। सोडियम और क्लोरीन का रेडियस बहुत अलग अलग है, ठीक है। क्लोरीन का साइज बिगर होता है, सोडियम का स्मॉल होता है। तो अगर मैं हाफ करूँ तो हाफ वाले मेथड से यहाँ पे आयनिक रेडियस नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे आप कुछ और एग्जांपल ले लो, KCl ले लो, या फिर आप कुछ जहाँ पे ज्यादा डिफरेंस हो, अपन ले लेते हैं NaI ले लेते हैं, हो जाएगा Na, ये हो जाएगा I-। अब सोचो अगर मुझे इसका आयनिक रेडियस निकालना हुआ और मैं इसका हाफ कर दी, ठीक है। हाफ खैर यहाँ से नहीं आएगा, हाफ यहाँ से आएगा, तो देखो इसका जो रेडियस है सोडियम का ज्यादा आ जाएगा और आयोडीन का कम आ जाएगा, ठीक है। तो आयनिक रेडियस को एग्जैक्टली मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। इसके बहुत सारे मेथड हैं लेकिन कोई सा भी मेथड 100% एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्यूरेट अगर कोई मेथड है वो है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग्स मेथड में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका आयनिक रेडियस जो होता है, मतलब इसका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग एटम्स के रेडियस के साथ कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके फिर वैल्यू बताते हैं कि हाँ इतना हो सकता है, ठीक है। तो इससे जो वैल्यू आती है वो बाकी सारे मेथड से थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन 100% एक्यूरेसी इसकी भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसके डिटेल में हम नहीं जाते, ये आपके सिलेबस में नहीं है अभी। तो कंपैरिजन करके हमने क्या किया, सारे आयंस का भी रेडियस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं आयंस के जो रेडियस होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से कितने डिफरेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट कैसे होते हैं देखो, जैसे अगर मैं लूँ सोडियम और सोडियम +1,
है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 281, इसका होता है 28। मतलब अभी हम लोग को 2s 3s ऐसा लेना चाहिए, वैसा भी कर सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हो जाएगा। लास्ट लिख रही हूँ सिर्फ 2s2 2p6, ठीक है। तो ये हो गया इनका आइटम। अब इनका रेडियस देख लो। इसका रेडियस अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर कितने सेल्स हैं, 3 सेल है, और यहाँ पर कितने सेल है, 2 सेल्स, ठीक है। तो एक तो आप नंबर ऑफ सेल्स देख के भी बता सकते हो कि सोडियम आयन का साइज सोडियम से स्मॉलर होगा, नंबर ऑफ सेल्स कम हो गए। इसके अलावा आप एक और चीज देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 11 है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 10 है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन्स यहाँ पे 11 है, यहाँ पर भी क्या है, 11 है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज उतना ही पावरफुल है, उतना ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। मतलब पहले ये 11 प्रोटॉन जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो एक प्रोटॉन जो था एक इलेक्ट्रॉन के साथ एंगेज था, बढ़िया एकदम बैलेंस था। लेकिन जब आप यहाँ पर देखते हो तो प्रोटॉन अभी भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 10। मतलब यहाँ पे जो इंटरेक्शन फोर्सेस होंगी, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। स्ट्रॉन्गर क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी कम है, तो उनको अट्रैक्ट करना क्या है, ज्यादा इजी हो गया। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जब यहाँ पर कैटायन फॉर्म होता है तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो पता है आपको क्या होता है कि अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज क्या होगा, छोटा होगा। ये साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अपन ये यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कैटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम, ठीक है। मैग्नीशियम +2 का साइज मैग्नीशियम से स्मॉलर होगा, K+ का K से स्मॉलर होगा। सारे कैटायंस का साइज उनके पेरेंट एटम से क्या होता है, स्मॉलर होता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हो गया कैटायंस की बात। एनायंस ले लो, क्लोरीन ले लो, क्लोरीन माइनस, ठीक है। क्लोरीन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 287, इसका होगा 288, ठीक है। यहाँ तो सेल वाली थ्योरी काम नहीं आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स दोनों में 3 है। तो मैं नहीं बोल सकती कि एक सेल ऐड हुआ एक सेल रिमूव हुआ, ये सब नहीं बोल सकती, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधे यहाँ पर काउंट कर लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो जब आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 17, प्रोटॉन कितना है 17, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया है कितना 18, और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं 17। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना। तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वो 17 इलेक्ट्रॉन को तो आराम से अट्रैक्ट कर ले रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और बच गया तो उसका अट्रैक्शन क्या होगा, उस पर वीक होगा। अट्रैक्शन वीक है मतलब वो न्यूक्लियस से दूर होगा, क्या होगा, एटम का साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ क्या, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज in case of anion, effective nuclear charge per electron for anion increases, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए अट्रैक्शन वीक होगा। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो गया, थोड़ा सा वीक हो गया। साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। या फिर आप सीधे सीधे ये बोल सकते हो कि एनायंस आर लार्जर देन देयर पेरेंट एटम, ठीक है। एनायंस की साइज क्या होती है, लार्ज होती है। साइज लार्ज होती है मतलब ये पूरा खेल जो है अब किस पे डिपेंड कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, क्योंकि सेल्स क्या है यहाँ पे सेम है। तो अगर मैं ऐसे कुछ स्पीसीज लूं, जैसे अगर मैं लूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज,
आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मीन्स एटम्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, सेम होता है, उसको अपन बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। जैसे एग्जांपल में आप ले लो N-3 O-2 F- नियॉन, अच्छा नियॉन हटा दो यहाँ से, सोडियम, यहाँ पर जितने भी आयंस है, ठीक है, फ्रॉम N-3 to Al3+, दिस ऑल आयंस हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, मतलब इन सब में 2 सेल्स है, 2 8 सबका कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी साइज सेम नहीं होगा, नंबर ऑफ सेल्स सेम है, सब में इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, लेकिन सबका साइज सेम नहीं होगा क्योंकि सब में न्यूक्लियर चार्जेस अलग अलग है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 8 9 10, एक सेकेंड में, 7 8 9 10 तो नियॉन का होता है 11 12 13, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एल्यूमिनियम के केस में सबसे हाईएस्ट है, वहां पे अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, इसलिए इसका साइज क्या है, सबसे छोटा है ना, इसका साइज सबसे ज्यादा रहेगा। तो नेगेटिव आयंस जो होते हैं साइज में लार्जर होते हैं, पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो साइज में स्मॉलर होते हैं। और अगर आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ले रहे हो तो नेगेटिव वाले में क्या होगा, साइज बड़ा होगा, पॉजिटिव वाले में साइज छोटा होगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आयनिक रेडियस कंपेयर कर सकते हो। बाकी आयनिक रेडियस का वेरिएशन वैसे ही है, इधर से इधर जाओगे डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम आओगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हो गया एटॉमिक और आयनिक रेडियस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ अदर एटॉमिक प्रॉपर्टीज सच एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटसेट्रा, ठीक है। इसको अपन ऐसे अलग से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि साइज का जो वेरिएशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया अच्छे से तो आप बाकी सबका वेरिएशन और उसके एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं, उन सबका वेरिएशन और एक्सेप्शन अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट में अपन पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।